हेलो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की संरचना और कार्य हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर किया था और संरचना के आधार पर न्यूरॉन्स के हमने 3 प्रकार पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे न्यूरॉन के कार्य, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और उस चित्र के माध्यम से हम जो है एक बार फिर थोड़ा सा न्यूरॉन की संरचना को समझेंगे कि न्यूरॉन की संरचना जो है इस चित्र में आपको बच्चों स्पष्ट दिखाई। तो हमने बात की थी संरचना के आधार पर जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली थी शाखिका, तो या इसमें आपको बच्चों दिख रहा है शाखिका, ये लिखा हुआ है शाखिका। तो संरचना के आधार पर जो न्यूरॉन की जो पहला स्ट्रक्चर है, वो जो पहला भाग है वो है शाखिका। तो शाखिका का क्या कार्य है? ये जो है पेड़ की टहनियों तथा शाखाओं के समान होता है। तो आपको इस चित्र में ये टहनियाँ आपको दिख रही हैं, ये समान ये होता है जिसमें कई छोटी छोटी उप शाखाएँ भी होती हैं। तो जो ये शाखिका है जिसको हम वृक्ष तंतु भी बोलते हैं, ये जो शाखिका है ये न्यूरॉन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, न्यूरॉन का बहुत ही प्रधान भाग है। और इसका जो मेन कार्य है वो दूसरे न्यूरॉन से आने वाले जो तंत्रिका आवेग हैं उनको ग्रहण करके और उनको ये जो कोश शरीर है इस कोश शरीर तक पहुंचाना। तो आपको इसमें ये कोश शरीर लिखा हुआ दिख रहा है। तो शाखिका या वृक्ष तंतु का जो कार्य है वो दूसरे न्यूरॉन से आने वाले तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसको सेल बॉडी या कोश शरीर या अक्ष जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल यानी जीव कोशिका, कोश शरीर या जीव कोशिका तक जो है उसको पहुंचाना होता है। दूसरा जो हम पार्ट है वो है कोश शरीर। फर्स्ट जो भाग था न्यूरॉन का संरचना की दृष्टि से वो था शाखिका या वृक्ष तंतु, और दूसरा जो भाग है वो है कोश शरीर। तो बच्चों ये बॉडी सेल जो है ये न्यूरॉन का दूसरा भाग है, इसको हम सोमा भी बोलते हैं, SOMA सोमा। तो ये न्यूरॉन का जीव होता है, कोश शरीर जो है वो न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से ये कोश शरीर बॉडी सेल नष्ट हो जाता है तब तंत्रिका कोश या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है। तो बॉडी सेल यदि नष्ट हो जाएगा तो हमारे जो न्यूरॉन है वो कार्य करना बंद कर देंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहा जाता है कि जो कोश शरीर है उसमें एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो विशेष झिल्ली से ढका होता है और कोश शरीर के बीच में केंद्रक होता है। तो इस तरह से ये कोश शरीर है, और जो इसका जो मेन कार्य है वो है जो वृक्ष तंतु है उससे जो आवेग आता है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ाना और नर्व सेल को स्वस्थ रखना, जो हमारी तंत्रिका कोश है उसको स्वस्थ रखना। और जो बच्चों तीसरा भाग है न्यूरॉन का वो है एक्सॉन। इस चित्र में आपको एक्सॉन दिख रहा है जो कोश शरीर से निकलकर आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ये जो एक्सॉन है ये कहाँ से निकला है? कोश शरीर से निकलकर आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ये चित्र में आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, एक्सॉन इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है छोटा होता है तथा काफ़ी लंबा भी होता है। और न्यूरॉन का एक्सॉन एक पतला परंतु मोटा आवरण से ढका हुआ होता है। तो जो है इसका जो कार्य है वो है कि कोश शरीर यानी जो ये कोश शरीर आपको इस चित्र में दिख रहा है, इस कोश शरीर से आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना और उस तंत्रिका आवेग को एक्सॉन के अंतिम छोर, एक्सॉन का जो ये अंतिम छोर है जिसको हम एंड ब्रश, चित्र में आपको बच्चों ये एंड ब्रश दिख रहा है, तो अंतिम छोर तक पहुंचाना। तो बच्चों ये एक आपको जो है चित्र बनाना है न्यूरॉन का एग्ज़ाम में, और इस चित्र के माध्यम से आपको इसकी संरचना एक्सप्लेन करनी है।
तो इस तरह से बच्चों मैंने थोड़ा सा आज आपको ये पिछले वीडियो में मैंने ये चित्र आपको नहीं दिखाया था, और आज मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था, और आज आपने इसके चित्र के माध्यम से एक बार फिर इसको हमने रिवीजन इसको कर लिया है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के कार्य। तो बच्चों न्यूरॉन के जो कार्य हैं, तो कार्य के आधार पर हम न्यूरॉन को 3 भागों में ये बटे होते हैं। जो न्यूरॉन है या जो स्नायु हैं वो 3 प्रकारों में बटे होते हैं: ज्ञानवाही, क्रियावाही तथा संयोजक स्नायु या न्यूरॉन। ज्ञानवाही न्यूरॉन, क्रियावाही न्यूरॉन और संयोजक न्यूरॉन। तो जो स्नायु हैं वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते, बल्कि कुछ स्थान छोड़कर ये पाए जाते हैं। जो स्नायु हैं, जो न्यूरॉन हैं, वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते। स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा ये कुछ स्थान छोड़कर पाए जाते हैं, और ये रिक्त स्थान जो है वो संधि स्थल कहलाता है। ठीक है, उसको हम संधि स्थल कहते हैं। और अक्ष तंतुओं की, जो हमारे अक्ष तंतु हैं, जो एक्सॉन जिनको हम बोलते हैं, अक्ष तंतुओं के बाल के समान पतले छोर एंड ब्रश कहे जाते हैं। तो बच्चों ये आपने चित्र में अभी समझा, एंड ब्रश कहे जाते हैं। और इसका काम क्या है? जो स्नायु प्रवाह है, जो नर्व इम्पल्स है, उसको वृक्ष तंतु तक पहुंचाना, और वृक्ष तंतु क्या करते हैं? उनको ग्रहण करते हैं, और अक्ष तंतु स्नायु प्रवाह को भेजने का काम करते हैं। तो इस तरह से ज्ञानवाही जो स्नायु हैं वो संग्राहक से सूचना लेकर, ज्ञानवाही स्नायु संग्राहक से सूचना लेकर मस्तिष्क तक या सुषुम्ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, सुषुम्ना तक पहुंचाते हैं। और जो क्रियावाही स्नायु हैं, क्रियावाही स्नायु मांसपेशी अथवा ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, जहां से क्रिया संपन्न होती है। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाले स्नायु पिरामिडल जो होते हैं, वो स्नायु पिरामिडल जिनकी रचना अंतःस्नायु कही जाती है, इंटर न्यूरॉन्स कही जाती है। और इन इंटर न्यूरॉन्स की जो रचना है वो विद्युत रासायनिक होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो स्नायु पिरामिडल होते हैं, उनकी रचना जो है वो अंतःस्नायु कही जाती है। और इन अंतःस्नायु की जो रचना है वो विद्युत रासायनिक होती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, जिसमें तीव्र स्तर की संवेदना पाई जाती है। इनमें जो तीव्रतम स्तर होता है उतनी संवेदनशीलता पाई जाती है। और ये स्नायु प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है, जो नर्व इम्पल्स है, जो स्नायु प्रवाह है, इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि आगे ये प्रवाह ग्रहण करने वाले जो हमारी शाखिकाएं हैं या वृक्ष तंतु हैं, जो कि आपने चित्र में देखा था, वृक्ष तंतु से पहले रिक्त स्थान को भी पार कर जाता है, जिसको कि संधि स्थल कहा जाता है। जो रिक्त स्थान होता है उसको संधि स्थल कहा जाता है। और ये वृक्ष तंतु जो है से पहले रिक्त स्थान को भी पार कर जाते हैं। तो स्नायु प्रवाह, अब मैं आपको बार बार बात कर रही हूँ स्नायु प्रवाह, क्योंकि स्नायु प्रवाह जो है वो ग्रहण करते हैं, इतना शक्तिशाली होता है कि वो आगे प्रवाह ग्रहण करने वाले जो हमारे वृक्ष तंतु हैं उनसे पहले रिक्त स्थान जो होता है उसको भी वो पार कर जाते थे। स्नायु प्रवाह क्या है? तो जब उद्दीपक, जब संग्राहक स्नायु की शिराओं में उद्दीपक, जब संग्राहक या संदेश वाहिनी जो संदेश लेकर जाते हैं स्नायु की शिराओं में विद्युत रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो जो उसे हम क्रियावाही स्नायु कहते हैं। विद्युत रासायनिक उत्पन्न करता है तो जिसे क्रियावाही स्नायु प्रभावकों तक क्रिया करने के लिए पहुंचाते हैं। तो ये न्यूरॉन की अवस्था, जो ये स्नायु या नर्व
की जो अवस्था है, ये अवस्था जो है शांत अथवा ध्रुवीकरण, ये जो अवस्था है ये शांत अथवा ध्रुवीकरण की अवस्था मानी गई है। तो ध्रुवीकरण की अवस्था जो है उसको आराम की अवस्था भी कहा जाता है। तो ध्रुवीकरण की अवस्था, आराम की अवस्था को विश्राम विभव भी कहा गया है। यानी ये जो स्नायु है, ये स्नायु की जो अवस्था है, जब उद्दीपक स्नायु की या न्यूरॉन की शिराओं में विद्युत रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिसको क्रियावाही स्नायु यानी जो हमारी मोटर जो न्यूरॉन है, जो गतिकी जो क्रिया करते हैं, वो न्यूरॉन लेकर उनको प्रभावकों तक क्रिया करने के लिए पहुंचाते हैं। तो हम व्यवहार का जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, एडजस्टर्स की बात की थी। तो वही जो है रासायनिक परिवर्तन को लेकर जो है प्रभावकों तक, जो हमारी क्रियावाही हैं, मोटर एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रभावकों तक पहुंचाती हैं। तो ये स्नायु की अवस्था शांत और ध्रुवीकरण की अवस्था मानी जाती है। ध्रुवीकरण की अवस्था पॉजिटिव स्नायु वाहक होती है। जो ये ध्रुवीकरण यानी आराम की जो अवस्था है, ये पॉजिटिव स्नायु वाहक होती है, तथा निचले भाग की अवस्था नेगेटिव होती है। इसको ही हम स्नायु की आराम की अवस्था भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो आराम की अवस्था है, इसको जो है रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव भी कहा गया है, जिसे हम इसको गैल्वेनोमीटर यानी विद्युत दाब मापक से इसको हम मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत दाब मापक से हम इसको मापते हैं। और ये जो इसका वर्णन था, इसका वर्णन कोल मनोवैज्ञानिक थे और हॉजकिन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1939 में अपने अध्ययन में इसको रेस्टिंग पोटेंशियल यानी विश्राम विभव इन्होंने कहा था, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो केमिकल्स हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेशित कण हैं वो होते हैं, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो स्नायु प्रवाह मापन के आधार पर कोल जो मनोवैज्ञानिक थे और हॉजकिन जो मनोवैज्ञानिक थे, उनको स्नायु प्रवाह मापन के लिए जो है 1963 में पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस बात के लिए 1963 में उनको पुरस्कृत भी किया गया था, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। तो स्नायु प्रवाह या तंत्रिका आवेग की स्थिति झिल्ली के बाहर, स्नायु प्रवाह और तंत्रिका आवेग की जो स्थिति है वो झिल्ली के बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर आयंस का विनिमय करती है। ठीक है, ये जो स्नायु प्रवाह की जो स्थिति है वो झिल्ली के बाहर से, स्नायु प्रवाह की स्थिति झिल्ली के बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर आयंस का विनिमय, इसको कहा गया है। और स्नायु प्रवाह की विद्युत गति विद्युत शक्ति से बहुत कम कही गई है। विद्युत शक्ति जो है वो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो स्नायु प्रवाह को विद्युत विभव भी कहा गया है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको कहा गया है। तो स्नायु प्रवाह को जो हमारा नर्व इम्पल्स है या न्यूरॉन में जो इम्पल्स होते हैं, प्रवाह को व्याप्त शक्ति का उत्तेजित होना भी कहा गया है। तो बच्चों, ये जो जब कोई भी उद्दीपक उत्तेजना उत्पन्न करता है, यानी उत्तेजित करता है, जिससे व्यक्ति में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब स्नायु के बाहर जो न्यूरॉन है, उनके बाहर पाए जाने वाले पॉजिटिव कण, धनात्मक कण अंदर की ओर
तथा अंदर पाए जाने वाले ऋणात्मक कण बाहर की ओर जाने से जो न्यूरॉन का भीतरी भाग है वो घनात्मक आवेशित कणों से, जो घनात्मक आवेशित कण हैं, जो कि आपने इसमें अभी ऊपर देखा कि न्यूरॉन के बाहर जब उद्दीपक द्वारा उत्तेजना उत्पन्न करने पर न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव कण अंदर की ओर आए तथा अंदर वाले पॉजिटिव कण बाहर की ओर जाएं, तो ऐसा करने से जो न्यूरॉन का भीतरी भाग है वो चार्ज्ड हो जाता है, यानी पॉजिटिव आवेशित कणों से 1 मिलीसेकंड की लघु अवधि के लिए चार्ज्ड हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और ये जो लघु परिवर्तन है ये तीव्र परिवर्तन होता है, और ये तीव्र परिवर्तन ही स्नायु आवेग उसको कहा गया है, नर्व इम्पल्स उसको कहा गया है, जिसका क्या कार्य है, संवेदना को ग्रहण करना। ये जो स्नायु आवेग है लघु अवधि के लिए जब चार्ज हो जाता है तो ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, और इसका कार्य संवेदना को ग्रहण करना तथा आगे उसको पहुंचाना। ये जिम्मेदारी जो है ये हमारे नर्व इम्पल्स की होती है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन का कार्य है, और इस तरह से इसके स्ट्रक्चर के आधार पर कि 3 भाग हैं, और 3 भाग में ये जो है आपको वृक्ष तंतु, अक्ष तंतु और जीव तंतु के रूप में ये बटे हुए हैं, और ये आपको इस चित्र में दिख रहा है। और इसके आधार पर हम इन तीनों ने कि केंद्रक क्या है, इस चित्र में आप लोग इसको बना के आए। ये सेंट्रल केंद्रक पार्ट है, ये कोश शरीर है, शाखिका इसमें आपको दिखाई दे रही है, एक्सॉन और एंड ब्रश। तो स्ट्रक्चर के आधार पर ये न्यूरॉन की संरचना इस चित्र में आपको दिख रही है, जिसको हमने 2 वीडियोस के माध्यम से समझा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और न्यूरॉन के कार्य क्या है। तो इस तरह से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझ आने में, और फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या फ़ोन के द्वारा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने स्कूलिंग टाइम में भी इसको पढ़ा होगा, 11th 12th में या 9th 10th में आपने न्यूरॉन को पढ़ा होगा। तो बच्चों इस तरह से जो है ये न्यूरॉन की संरचना और कार्य हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो हमारा नर्वस सिस्टम होगा, जिसमें हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। थैंक यू।